सुन लो ध्यान लगा। इन्वायरमेंट क्या पढ़ाया था लास्ट में बताओ। आपने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे। हाँ, नहीं मतलब ये था लास्ट में पॉइंट था लास्ट में। तो आज हमें समझना जो तापीय संयंत्र हमारे, जो हमारे तापीय संयंत्र जिसका मतलब जहाँ बिजली बनाई जा रही है, ताप का यूज कर, टेम्परेचर का यूज, कोयले को जला कर वो चिमनी लगी हुई है वहाँ, उनके अंदर तो जो चिमनियों के साथ साथ जो धुआं निकल रहा है उसके अंदर तो पीएम पार्टिकल निकल रहे हैं, NO2 निकल रही है, जीवाश्म निकल रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उन्हें कैसे कम करा जा सके। तो तापीय संयंत्र से जो जब थर्मल पावर प्लांट लगे हुए उनके पास जो चिमनी लगी हुई वहां से जो बाहर निकल रहा कोयला जलकर उसके द्वारा जो वायु प्रदूषण हो रहा उसे कैसे कम करा जा सके। आसान भाषा में लाइन में बोल लूँ, तापीय संयंत्र से होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, आज ये समझना। और कौन कौन सी तकनीक बनाई गई, यूपीएससी उन तकनीक पर भी जा सके। जैसे एक तकनीक का नाम बता रहा हूँ, वहाँ तो सवाल पूछा हुआ, और 4-5 टेक्नोलॉजी तकनीक तुम्हें बताऊंगा किस तरह तुम कर सकते हो, और थोड़ा घर से सर्च करने को दूंगा और सर्च करने का तरीका बताऊंगा कैसे सर्च करते हैं। तभी तो अपने नोट्स में कैसे मेंशन करते हो। जितना अच्छा सर्च करोगे, जितना ठीक ठाक तरीके से पढ़ोगे, इतना ही सही रहेगा, क्योंकि उसी नोट्स को तुम्हें बार बार पढ़ना। 3 साल बाद भी लिखोगे ना, तब भी तुम उसके बारे में लिखोगे, इन सब चीज़ों के बारे में पक्का लिखोगे, बदलने का नहीं बिल्कुल भी हो। तापीय संयंत्र से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तापीय संयंत्र से वायु प्रदूषण को कम, वायु प्रदूषण होने वाले, तापीय संयंत्र से होने वाले प्रदूषण को, वायु प्रदूषण लिख दो, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, सरकार द्वारा किए गए प्रयास, क्या क्या एफर्ट्स बनाए गए। पहला नंबर, पहला पॉइंट, एक तो जो गवर्नमेंट है ना उसने कह दिया कि 2025 तक ना तुम अपने यहाँ जो चिमनियाँ लगी हुई ने थर्मल पावर प्लांट के अंदर जहाँ कोयला जला रहे तुम, और कोयला तो जो धुआं बाहर निकल कर जा रहा, उस चिमनी के अंदर ना ये तकनीक का यूज़ करना होगा। पहले नंबर पर साफ कह दिया FDG, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन, जो सल्फर बाहर निकल रहा है ना उसे रोक दो यार। ऊपर ना कोई कुछ ऐसा बर्फ के पानी का टाइप की कोई परत लगा दो, उस पानी को अंदर ही रोक कर रखोगी, वह ऊपर तो पानी टपकता रहेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना वो कम मात्रा में बाहर निकलेगी। और यह बात मैंने तुम्हें तब भी पढ़ाई थी जब SO2 के बारे में पढ़ाया था, तुम्हें SO2 के बारे में पढ़ाया था नहीं पीछे क्लास 4, तो वहाँ भी मैंने तुम्हें इस तकनीक की चर्चा करी थी। तो जो FDG तकनीक है ना, है क्या FDG, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक का यूज करना होगा। यह तकनीक जो थर्मल पावर प्लांट है ना, ये यूँ कह रहे कि नहीं जी नहीं, ये तो बहुत महंगी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मुझे ना ये जो कोयला बाहर निकल रहा है, इस तो यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पता क्यों कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वो लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाना चाहता। क्यों बचाना चाहता, कह रहे इस तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, जी नहीं रहे लोग, सांस नहीं ले पा रहे, लगाओ तकनीक अपने यहाँ से। समझ सुप्रीम कोर्ट ने बता किसे कहा, पर्यावरण मंत्रालय को। अब पर्यावरण मंत्रालय को उसने कह तो दिया, पर्यावरण मंत्रालय ऑर्डर दे रहा पता किस, ऊर्जा मंत्रालय को। ये कह रहा ओ भाई तकनीक लगा दो। ऊर्जा मंत्रालय पता क्या कह रहा है, सारे पैसे खत्म होंगे, कोरोना आ गया था बीच में, सारे पैसे खत्म होंगे, जो जितना बजट बन गया था। समझ में आया बात, या बाद में लगा लेंगे। 2015 में बात चली थी, और 2015 में पता क्या कहा था, 2015 के बाद इन्होंने कहा 2019 तक लगा देंगे, 20 आ गया 21 से लगा, 2022 तक लगा देंगे। बाद में जाकर पर्यावरण मंत्रालय को, ऊर्जा मंत्रालय को, पर्यावरण मंत्रालय को लेटर लिखना पड़ा कि इसने एक्सटेंडिंग कर दो, अधिनियम में बदलाव करके इसे 2025 तक धकेल दिया कि 2025 तक लगा लेंगे हम तकनीक। तो 2025 तक हमें FDG तकनीक लगानी होगी, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक। डिसल्फ्यूराइजेशन का मतलब है सल्फर की मात्रा को कम करने देना। फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक का यूज करना होगा ताकि तापीय संयंत्र से होने वाले प्रदूषण को कम करा जा सके। तो जो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक, क्या तुम इसके बारे में पढ़ना चाहते हो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक का मतलब है कि सल्फर की मात्रा को, जो चिमनी से धुआं निकल रहा है उसकी मात्रा को कम कर देना। समझ में आ बात, या इसे पढ़ना भी मूर्खता होगी। आप चाहे तो गूगल पर जाकर लिखोगे फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक UPSC इन हिंदी, वहाँ एक PDF देखोगे, इसे एक बार खोल कर पढ़ लो, अगर अच्छा लगा तो लिख लो, नहीं तो किसी काम का नहीं है। बात समझ में आई। पढ़ना तुम्हारा काम होगा, मेहनत करना मेरा काम सिर्फ दिशा देना होगा, किस तरह नोट्स बनाना हो सब बता के चल रहा हूँ। बार बार इसे ही पढ़ना, समझ में आया बात, या बार बार इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है ही नहीं कुछ। सिलेबस वही जो प्रेजेंट में चल रहा है और वो गूगल के पास मौजूद,
इन्वायरमेंट का कोई सिलेबस नहीं है। चलो सवाल उठा के देखो कहाँ तो पूछ रहा, अब पता लग जाएगा कहाँ तो पूछ रहा। सवाल इन्वायरमेंट की किताब ही नहीं है, बड़ी तो मूर्ख जो पढ़ रहा बैठ कर, है ही नहीं कोई किताब। समझ में नहीं बात है। लास्ट की बायोलॉजी के 4 चैप्टर पढ़ने हैं 12th क्लास के, वही किताब और कोई किताब नहीं है, बाकी तो सब गूगल के अंदर मौजूद है। मैंने सारा नोट्स कहाँ तैयार करता है, वहीं तो नोट्स तैयार कर रखा है, और कहाँ तो नोट्स तैयार कर रखा है। तो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक पिछले साल के पेपर को देख कर बना रखा नोट्स मैंने। समझ में आया बात है। जो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक है ना, इसमें कहा गया कि 2025 तक ना चिमनियों के अंदर लगानी होगी, चिमनी हो, आया समझ में, जो चिमनी लगी हुई हो ना उनके ऊपर यह तकनीक हमें यूज करनी होगी। एक बार तुम चाहे तो यूट्यूब पर जाकर इसका कोई वीडियो भी देख सकते हो, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक एनिमिनेशन ना दोगे आराम, तो उसका कोई वीडियो आ जाएगा, शांति वीडियो आ जाएगा, उसमें कुछ बोलने का नहीं, बोल लगा भी तो देख लो शांति के साथ इस तकनीक में हो कैसा, कि कैसे सल्फर की मात्रा को कम कर देता है। एक छोटा सा वीडियो दे, 2 मिनट का वीडियो हो उसका। समझ में आया बात, ये पता लग गया क्या करना। ये फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक, क्या ऐसी हिंदी में इंग्लिश में नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन, डिसल्फ्यूराइजेशन तकनीक, या तकनीक इसका यूज करना होगा। अगर थर्मल जो तापीय संयंत्र है ना, उनसे निकलने वाला जो प्रदूषण उसे कम करना, तो दूसरे नंबर पर क्या करना होगा, दूसरे नंबर पर ना हमें एक टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। पहले नंबर की कोयल क्लीन टेक्नोलॉजी, कोयल क्लीन टेक्नोलॉजी, कोयल COAL कोयल क्लीन टेक्नोलॉजी, इसका यूज करना हो। तुम इसका भी देख सकते हो, जो कोयला है ना उसे साफ करो यार, उसे अच्छी तरह साफ कर दो, धो दो सो, उसमें तो फिर प्रदूषण कम बाहर निकलेगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इतनी बात बताया तुम्हें कि तभी तो फिर तापीय संयंत्र तो जो वायु प्रदूषण होगा फिर वो कम होगा। एक कोयल जिसे बोलते हैं कोयल क्लीन टेक्नोलॉजी, इसका यूज करके हम कोयले को साफ कर सकते हैं। कोयले को साफ कर दोगे तो प्रदूषण कम बाहर निकलेगा। एक तकनीक है, इसे तुम पढ़ सकते हो। मैंने इस पर स्टार लगा दिया, 1 स्टार लगा दिया, 3 स्टार लगाए ना, इसका मतलब पढ़ना ही पढ़ना, आया समझ में। तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे नंबर पर तो पक्का पढ़ना, आया समझ में, 3 स्टार लगाए। कार्बन प्रच्छादन तकनीक है, तो मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, कार्बन प्रच्छादन, कार्बन कैप्चर स्टोरेज भी कहते हैं, कार्बन कैप्चर, इसके बारे में तभी से लिखना, कैप्चर स्टोरेज, कार्बन प्रच्छादन तकनीक। देखो कार्बन प्रच्छादन, इस पर सवाल आया हुआ 2017 में। अब देखो ये क्या है, होगा क्या, ध्यान से सुनना और फिर सवाल देखना घर जाकर, फिर मुझे भेजना सवाल क्या था। इसमें तकनीक को सर्च करता हूँ, क्या लिखा हुआ, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, तो मैं लिखता हूँ गूगल पर जाकर, गूगल पर चला गया मैं, कार्बन कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ध्यान तो सुनना चाहिए तरीके से, इस तो काम चल जाएगा। देखो बहुत सारे इमेज में जाकर, हाँ इमेज में जाकर यहाँ चले जाओ, इमेज में जाकर ओके कर दे करो, तुम ऑल पे ओके कर दोगे मिलने का, तो फिर तुम्हें हो क्या, देखो क्या करते हैं, जो कार्बन है ना, जो CO2 बाहर निकल रहा है, समझ आई बात है, जो CO2 बाहर निकल रहा है, जहाँ तो हम कार्बन निकाल रहे हैं, जो कार्बन हम निकाल रहे हैं ना, कार्बन निकाल रहे हैं बाहर, कोई कार्बन बाहर निकल रहा है, तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज का पता क्या मतलब हो, जो कार्बन हम बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकलेगा कार्बन, वो उस कार्बन को वहीं पकड़ लो, पकड़ेगा, कैप्चर कर लो सो, पकड़ लो सो, अब पकड़ने के नाम बाद ना इसे पाइप के द्वारा ना समुद्र के अंदर लेके चले जाओ, और समुद्र के अंदर गहराई वाले भाग में ले जाओ, और वहाँ से दबा दो, झंझटी खत्म हो, उससे जो प्रदूषण, समझ आई नहीं, कार्बन को कैप्चर करो, और कैप्चर करने के बाद ना उस समुद्र के नीचे पाइप के द्वारा ले जाकर अंदर स्टोरेज कर दो, भंडारण कर दो उसका, कार्बन कैप्चर स्टोरेज इसे बोलते हैं। कार्बन प्रच्छादन तकनीक स्टोरेज भंडारण, कार्बन प्रच्छादन भंडारण जिसे बोलते हैं, इसे कार्बन कैप्चर स्टोरेज कहते हैं। यूट्यूब पर इसका कोई वीडियो देख सकते हो, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से कार्बन को उठाया, पकड़ा और नीचे दबा दिया जाकर, समुद्र के अंदर ले गए उस पाइप के द्वारा, ठीक, यहाँ नीचे जाकर और उसे सेट कर दिया, उसे फिट कर दिया, समझ में आया बात, है नीचे जाकर समुद्र के अंदर भर दिया, आगे बाहर रहने का ही नहीं वो, और समुद्र के अंदर इतनी क्षमता हुई कार्बन को स्टोरेज कर सकता, समझ में आया, समुद्र के अंदर इतनी क्षमता हो कार्बन को ना एब्जॉर्ब कर सकता, जो समुद्र हो। यह बात तुम आए दिन एडिटोरियल में पढ़ते रहते होंगे,
समझ में आया बात है? ये कार्बन कैप्चर तकनीक। अगर इसे और अच्छा वीडियो देखना सब क्या कैसे पढ़ोगे, तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज है ना, इसे यूट्यूब पर डालोगे और लिखेंगे यूपीएससी इन हिंदी, है समझ, यूपीएससी इन हिंदी, ये जरूरी है, क्योंकि पता लग जाएगा ना उसके आपके सारी चीजें देगा। फिर वो उस बैठकर तमीज से बैठकर समझ लो, 5-7-10 मिनट का वीडियो होगा, आराम से बैठकर देख लिया। मैंने कैसे पढ़ रखा है, मैंने तो ऐसे पढ़ रखा है, समझ नहीं बात। इससे क्या होगा, मेरा भी समय बचेगा, तुम्हारा भी समय बचेगा, और तुम सही तरीके से पढ़ने। और लेटेस्ट वीडियो देख लो जो 1-2 साल पहले बनाया हो किसी ने, इसके ऊपर 5-4 महीने पहले बनाया हो, वो वीडियो देखो, समझ गए। यूट्यूब पर सबसे बड़े किसी के माध्यम से समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। खुद अगर तुम्हें नहीं शौक है पढ़ने का, मेरी तरफ फिर पहले गूगल पर जाकर पढ़ लो, तब भी वहाँ से नहीं समझ पड़ गया तो फिर ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। यूट्यूब पर जाकर एक बार के में समझ में आ जाएगा, समझ गए। यूट्यूब पर जाकर 5-7 मिनट का वीडियो देखा, एकदम तुरंत समझ में आ जाए। जो बता रहा है उसे उठाकर अपने नोट्स में लिख दो। कार्बन कैप्चर स्टोरेज क्या है, फिर देखो यूपीएससी का सवाल जो आज तुमने लिखा है ना, क्लास पूरी करके बैठ के, और फिर सीधा पूरी करने के बाद क्लास पूरी तब मान्य करो जब तुम इसके सारे क्वेश्चन देख लो, प्री का भी और मेंस का भी, जब पूरी मान्य करो। तुम क्या करो, यूपीए काम करा पूरा, सर्च कर लिया, पूरा हो गया ना, क्लास पूरी नहीं हुई, तुम झूठ बोल रहे अपने आप से। क्लास पूरी तब होगी जब इसके प्री का क्वेश्चन देख के बैठ कर। आज जितना भी पढ़ा है ना, क्वेश्चन के पन्ने पलट हमारे सीधे जाकर, एक ही बुक को पलट हमारे पन्ने पढ़ा क्वेश्चन, आज इतने को पढ़कर ये क्वेश्चन आराम से होगा। कार्बन कैप्चर स्टोरेज से सवाल हुआ, ये समझ में आ चुका। और कार्बन कैप्चर स्टोरेज तकनीक बहुत जरूरी, समझ में आया बात यह, ठीक। तो क्या करा, जो चिमनी से धुआं निकल रहा था ना, उसके अंदर जो कार्बन था उसे कर लिया कैप्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा, रोक लिया। और रोकने के बाद ना उसे पकड़ लिया, पकड़ने के द्वारा पाइप के द्वारा लाया गया और समुद्र के अंदर नीचे जाकर दबा दिया। समझ में आई बात है, उसके नीचे जाकर दबा दिया समुद्र के अंदर, ये टेक्नोलॉजी। और इसका परसेंट देखना यूपीएससी का जाएगा, 2016 का 17 का सवाल होगा, पक्का है हवा पेपर पर। इन्वायरमेंट के सवाल कब जब नहीं आते, हवा नहीं आती, हो क्या रहा देखो, मीन्स में भी काम आ जाएगा और प्री में भी काम आ रहा। इसका तुम खुद पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो मार खाओगे, फिर यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं है तुम। ये तैयारी किस बात की करनी, मेहनत तो करनी पड़ती, एक ही बार मेहनत कर रही है, लेकिन यार कितनी बार बार सिर्फ रिवीजन करना। और जिस दिन भी 5 बार रिवीजन होगा उस दिन ना बल्ले बल्ले, बस उस दिन जब भी पेपर में बैठे उस दिन पेपर निकलेगा, हर बार पेपर निकलेगा जिस दिन 5 बार रिवीजन होगा। समझ में आया, पता लग गया क्या करना। कार्बन कैप्चर स्टोरेज के बारे में पढ़ लोगे तो तापीय सिलेंडर से होने वाले जो प्रदूषण उसे कम करने के लिए कौन कौन सी तकनीक अपनाई गई, पढ़ लोगे नहीं पढ़ लोगे। एक को कोयल गैसिफिकेशन, कोयला गैसीकरण, तो कोयला गैसीकरण तकनीक, कोयले का गैसीकरण करके उसे साफ करा जा, कोयला गैसीकरण। एक और कोयला गैसीकरण, यूपीएससी तकनीक पे जाता नहीं, लेकिन उसने भी इस तरह का वर्ड पूछ लिया तो कोई से पूछ सकता कभी भी, समझ नहीं बात यार। और फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन तकनीक पर मुझे उम्मीद है इस पर पक्का सवाल पूछेगा 100%, 2025 तक एक्सटेंड कर दिया इसको, क्योंकि भारत की समस्या ना यार। तुम देखो ना भारत में प्रदूषण हो कैसे रहा, इन चिमनी से हो रहा। और चिमनी को धुआं प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए या तकनीक लगानी चाहिए, और तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। और भविष्य फ्यूचर तुम आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, तो फिर तुम किस काम की क्या है, कहाँ क्यों बनाए जा तुम आईएएस, क्यों जी। कार्बन को कैसे कैप्चर करा जा प्रदूषण, क्योंकि कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व, अगर वो बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव 10वीं में तभी पढ़ाया था, ग्रीन हाउस प्रभाव, वही सारा सिस्टम अप्लाई हो जाएगा वहाँ। जब सारा सिस्टम अप्लाई हो जाएगा तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज तभी से पता होना चाहिए। यूपीएससी ने सवाल निकाल चुका है यहाँ तक, इनमें तो कभी भी निकाल सका। समझ में आया बात है, तो ठीक ठाक तरीके से स्टडी करना, पढ़ना तुम खुद पड़ेगा, मेरे काम है सिर्फ इशारा देना कैसे पढ़ते हैं। समझ में आया बात है, ऐसे पढ़ने के बाद देखते रहो कहीं कहीं अपडेट तो नहीं हो रहा है, नहीं, एक ही बार नोट्स बनाओ, तमीज से पढ़कर नोट्स बनाओ, अपना खुद का सेल्फ नोट्स, वही तुम्हारे काम आने वाला। समझ में आया, इसे क्या पूरी किताब खुद लिख देना। आज हम पढ़ने वाले फसलों के अवशिष्ट के बारे में, कि जो फसल के अवशिष्ट होते हैं ना, समझ नहीं भाई, ये बहुत सिर में दर्द करे, इतना नोट कर लो पहले। चलो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक, याद रखना बात ये। ऐसा जानते हैं, सुन लो पहले, ऐसा जानते हो, मैंने कई दफ़ा तुम्हारे साथ ऐसा करा होगा कि तुमसे बिना देखो कुछ ही बता दिया हो तुम्हारे बारे में, चल क्या रहा हुआ नहीं हुआ, और तुमने मेरी बातों पर यकीन करना स्टार्ट कर दिया, ये बंदा जो भी बोल रहा सच होगा। ऐसा भी हुआ 99% हो ऐसा। जिसे नहीं हुआ ना उसे मेरे पर क्या तो विश्वास ही नहीं आया था, ऐसे समझ में, ये इंसान कमीना पड़ना था उसके अंदर, ऐसा होगा। ऐसे पीस मिल जाना, तो इसका ये मतलब हो कैसे, पता क्या हो, कैसे हम किसी के माइंड, ये सुन लो, फिलोसॉफी क्या कहती है,
फिलोसॉफी। जो इंसान ज़्यादा लोगों तो रूबरू होगा ना, समझ में आया बात है। अब ध्यान से सुन लेना, ऊपर तो कोई एलियन आया, एलियन आया बाहर तक और हमारी गली में रहना स्टार्ट कर दिया उसने। सोच लो, रहना स्टार्ट कर दिया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं बता दूंगा, समझ में आता है। अब यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, बाहर से विदेश से आया, मेरे सामने लाकर बैठा दो, बता दूंगा। नहीं बता सकता ना किसके मन में क्या चल रहा है, कौन सा मोबाइल फ़ोन नंबर चल रहा होगा, समझ में आया बात या क्या चल रहा होगा। एक लड़की थी, वो ऐसे बताती मैं रीडिंग करेगा, सामने बैठा दिया, उसने कहा अभी आप क्या सोच रहे थे, सच में तो रिलेटिव बता रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई यूट्यूब पर ही पूरी पब्लिश हो रही है आजकल तो। उसने पूछा बताओ कौन है, उसने कहा ये आपका भाई है, हकीकत बता रही बिल्कुल जो भी पूछे। उसने कहा आपका मोबाइल नंबर ये है, रिलेटिव नंबर बता दिया, मोबाइल नंबर पहली बार ला के बताया, कैसे कैसे बता दिया। उसने कहा आप अपने मन में 2 नंबर सोचो भी, उसने कहा आप ये सोच रहे थे, हकीकत में बता दिया ये आप यही सोच रहे थे नंबर, पब्लिक है सब चीज़ें, ठीक। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा हो या नहीं होता हकीकत में? ये कोई जादू टोना नहीं है, ऐसे समझे। ये साइकोलॉजिस्ट हो और ये फिलोसोफर हो, समझ में आ बात या वो व्यक्ति फिर दोबारा कैंसर सोच सकता। ये जो व्यक्ति है ये एलियन के बारे में बता देगा क्या चल रहा है उसके दिमाग में, चाहे कितना भी आप रीडिंग वाला हो। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो उन्हीं व्यक्ति को देख रहा, उसके जैसे हाव भाव। मैंने कहा मुझे मार्कर बनाना, मुझे मार्कर तब बनाना, यही तो फिलोसॉफी, तब बनाना जब मैंने मार्कर देखा होगा। अगर मैं मार्कर नहीं देखा तो मुझे क्या बनाना? मुझे ऐसी चीज़ बनानी जो बोर्ड पर लिख सका, उसका नाम मार्कर होगा। मार्कर जैसी कोई चीज़ बनानी, क्योंकि मैंने मार्कर जैसी कोई चीज़ में देख चुका। जब तो मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं का तुम? हाँ, तो पहली बार बनाना उससे कितना दिमाग लगा होगा, उसका तो खेला सारा का सारा। कोई चीज़ हमको तब बोल पाते हैं जब वो चीज़ हमने देखी हो, सुनी हो या अनुभव करी हो, तो तीनों चीज़ एक साथ जुड़े होंगे। क्यों? कोई व्यक्ति मैंने बता रहा तेरे दिमाग में कौन सा नंबर चल रहा होगा, हाँ, परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो जा, परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो जा। अब बाबा लोग आए बाहर से, जो बाबा लोग हो बाहर से आए, महिलाओं के पास बैठेंगे, किसी पुरुष के पास बैठा दिखा, मैं देखा दूंगा। घर में आया सबसे पहले यहाँ कहा खुश रहिए बेटी, खुश रहिए बेटा, ऐसा खंबा बचा पहले यहाँ तो पापा दिखे दूर, पापा दिख गए ना, उन्हें पता है झांसे में आने वाले नहीं है, इनकी मम्मी होगी घर में तो पक्की झांसी राम है, ऐसा समझ जो फंसा रहा हो झांसा राम है। समझ में आया नहीं बात उसके बाद अंदर आया, सुन तो ले, जब अंदर जाके बैठेगा तो गेट पर जैसे बैठ जाएगा, जैसे बैठ जाएंगे एक ही बात बोल रही महिलाओं को, आप अपने जीवन में बहुत दुखी हो। ये वर्ड हर महिलाओं का वीक पॉइंट हो, ऐसी कोई महिला नहीं है जो दुखी नहीं है, चाहे सब चीज मौजूद। हाँ, और क्या बोल रहे अभी वो कुछ, अब एक दूसरा डायलॉग, अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन थे, कुछ साल थे, कुछ दिन पहले आपके घर में ऐसी घटना घट रही थी, बस आप बाड़ बचे, ये तेरा भला हो जा गजब। इसे क्या है, नाले पर दहला मारना, महिलाओं की इतनी बात बोल रहे थे। और एक बात और डायलॉग, आने वाले भविष्य में आपके बच्चे कलेक्टर बनने वाले। देख कहो नो, आज सिचुएशन देख कहो, सब चीजें हो, समझ में आई बात या कि आपके भविष्य में आपके बच्चे कलेक्टर बनने वाले। आप वो बैठा एक बात खुद बताएगी जी हमारे बच्चों के बारे में बताओ कुछ। पहले तो उन्होंने कहा कि आपका समस्या खड़ी होने वाली, उसने कहा ठीक है जी हमारे बच्चों के बारे में बताओ। अगले वाले ने कहा मेरे बच्चों के बारे में बताओ, तुम्हारा आज परख लगा, पक्की बात है बच्चे भी है, ऐसे समझ में। फिर बच्चे के बारे में लेकर जाकर पॉइंट, आपके भविष्य में बच्चे कलेक्टर बनने वाले। उसे नहीं पता था बच्चे है इसके यहाँ, महिला ने बात खुद बताई ना उसे, उन्हें तो खुद उत्साहित करा, ऐसे समझ। इतना देखने के बाद वो पहचान लगा, थोड़ी सेंटिमेंट अखड़ के बोल ली तो ऐसी बात करेगा। अगर बोली वो सहजी तरीके से तो पक्की बात है 100 रुपये में काम करने का नहीं, 1000 पक्का लेके जाएगा, उसका चुनना लगा के लेके जाएगा 1000 का उसका। ये बात सही है गलत है? तो सिचुएशन के हिसाब पर निर्भर कर रहा है ना, वही माइंड रीडिंग हो। पुराना डायलॉग का तो एक, चलो अपने घर की बात बता रहा हूँ, सुन लो। अब मैं बीच बीच में रहूँ था, मैं फैशन में मेरी अपनी खाती बता रहा हूँ। यहाँ आएंगे झांसा राम जी साइड में, मेरे मुंह लगता ही नहीं। अब मेरी माता ऐसी
मैं क्या कर, बस दे दे कोई मूल मंत्र आज ही बन जाए, एक दिन में बन जाए महान आदमी। मुझे तो पता बिना मेहनत के, मैं तो इस टाइप का, मुझे पता बिना मेहनत तो कुछ मिलने वाला है नहीं। मुझे सब पता भगवान है या नहीं है, पूरी जानकारी है मुझे, ठीक है। भूत है नहीं है, प्रेत है नहीं है, सब पढ़ो बैठा हुआ ऐसे बजबो सुन लो। मुझे सब पता क्या है, मंदिर में क्या है, मस्जिद में क्या है, गुरुद्वारे में क्या है, पूरी जानकारी। इसे मैंने पहले झंझट फैलाई नहीं, और पूर्ण जानकारी ठीक ठाक वाली है, जिसे लेकर डिबेट, जिसे मैं कहीं भी किसी को ठोक कर दिल ठोक कर कह सकूँ अड़ बात कर, हिम्मत है तो समझ में आई बात है। इतने मैंने दार्शनिक को पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं। अब आए, पता क्या क्या हमारा जाएगा अंदर, ये लड़का आपका ठीक हो जाएगा। मेरी माँ का दिमाग खराब, ये लड़का आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। गलत संगति में पड़ गया था बीच में, नशे नशे करने शुरू कर देते। मेरी माँ ने कहा कम्मा बजाते थे यहाँ पे, अभी समझ गई मामला जब नहीं। तो क्या हुआ है, सिचुएशन को भाप नहीं पाया ना, उसने सोचा फैशन देख कर उन्हें अंदाजा लगाया आवारा होगा, बाल इसके चारों तरफ बिखरे पड़े हुए, तो उन्हें सिचुएशन देख कर अंदाजा लगाया। हाँ, अब उन्होंने कहा आपके बच्चे जरूर सुधर जाएंगे, बहुत कामयाब हो सकते हैं। अब उन्हें बता रहे जो कामयाब हुए पड़े बता कि नहीं तो कामयाब हो सकते हैं। तो सिचुएशन देखकर अंदाजा लगाया उसने, कंडीशन देखकर तो समझागा इंसान, समझ आवारा होगा, अलग टाइप का, समझ में आया भारतीय। अब मैं क्लास में चला गया पढ़ाने, सुन लो, मैं क्लास में चला गया, पड़ोस में एक स्कूल का वो कॉलेज, मुझे कहा यहाँ पढ़ाओ आप, इकोनॉमिक्स पढ़ा दो। मैंने कहा चलो ठीक पढ़ा दूंगा। बच्चे खड़े थे 30-35 की क्लास में, बच्चे बैठे हुए, मैं अंदर घुस गया। आया समझ में, मुझे मुझे पता क्या कह रहे, अब मेरा लुक ही ऐसा, मैं क्या करूँ बताओ। मैं थोड़ा बंठन गया, पहला दिन था, मैंने कहा चलो ठीक है। वो भाई इधर आकर बैठ जा। मैंने क्या हो गया, कह टीचर रहने वाले तो क्या सिचुएशन है ना, तो उन्होंने थोड़ा बताया। अब मैं क्या कहूँ, फिर दूसरा आगे इंट्रोडक्शन दोबारा वगैरह पढ़ा लो। मैंने कहा मैं अपने घर जा रहा, मुझे नहीं पढ़ाना इनकी हालत है नहीं पढ़ने वाली, समझ में आया। तो क्या है, सिचुएशन में निर्भर करता है सब, परिस्थितियाँ कैसी बन जाती है उसके हिसाब से उसके दिमाग में वही बात चल रही होगी। अब 1942 में अगर तुम पूछो महात्मा गांधी के दिमाग में क्या बात चल रही होगी, समझ बात। कोई पंडित ने आके बता, पंडित आके बात करेगा सबसे पहले उससे, कोई महाराज झांसाराम आया उसके पास, महात्मा गांधी के पास, तो महात्मा गांधी की बात बोल देगा, टेंशन न ले, वो तो देश आजाद हो जाएगा ये तो बात बोल लेगा सर। अगर सर आगे बोल रहा गांधी जी टेंशन नहीं लो, एक और सरोजिनी नायडू तैयार हो रही है ये बात थोड़े बोल लगा, बर्बाद करने वाली बात थोड़े हाँ यार, क्या टाइम नहीं हुआ अभी, तो सब चीज परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि परिस्थितियां कैसी थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कहानी सुन लो फसल अवशिष्ट की। सुनो, अब फसल अवशिष्ट क्या हुआ था क्या, सुन लो। 70 के दशक में ना हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के बहुत सवाल पूछे। हरित क्रांति हुई क्या है, भारत का जो उत्तरी भारत है ना, जो भारत का जो मैदान, उत्तर भारत का जो मैदान है, वहाँ की जो मिट्टी ना, वो पंजाब की, यूपी की, पश्चिमी उत्तर यूपी की जो मिट्टी, वह दोमट मिट्टी, और जो दोमट मिट्टी ना उसके अंदर मक्की की फसल बढ़िया हो। किसकी? अरे जबरदस्ती फसल पता कहीं की उगा रहे उसके अंदर, फसल उगा रहे उसके अंदर धान की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है वो मिट्टी उपयुक्त नहीं है धान की फसल के लिए। और वहाँ किसी जमाने में वहाँ मक्का ज्यादा हुआ करता था। फिर बाद में जाकर हरित क्रांति जब हुई ना, हरित क्रांति थे इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके, जीन का प्रयोग करके उसके अंदर तो जीन निकाला और ऐसा जीन डाला, ऐसी मिट्टी में तो चलो धान उगा दिया, सिंचाई की टेंशन नहीं है, ट्यूबवेल लगाए, भर भर का पानी निकाल रहा। और जब भर भर का पानी निकाल रहा तो पानी भर देगा पूरा खेत में दबा कर अच्छे तरीके से, ऐसी फसल यूज कर दी गई जो पानी तो होगी। वैसे वहाँ पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए था, गन्ने वहाँ नहीं हुआ, गन्ने की मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है वो। पंजाब हरियाणा और जो यूपी की धरती है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव वहीं तो पड़ा 70 के दशक में। स्वामीनाथन का नाम सुना तुम ना, MS स्वामीनाथन। तो जो स्वामीनाथन थे उनके यहीं तो लेकर आए थे हरित क्रांति। टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमीज से चर्चाएं करूंगा। तो वहां टेक्नोलॉजी का इतने बेहतरीन तरीके से उपयोग हुआ। धान, गेहूं, गन्ना, वे फसल जिनमें एलिगेशन की मात्रा ज्यादा होगी।
जिन्हें सिंचाई की अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी वे सभी फसलें उगानी स्टार्ट कर दी हम 70 के दशक में, और आज तक उगाते चले जा रहे। नतीजा भूमिगत जल नीचे चला गया। नतीजा क्या हुआ, इतना पानी निकाला हमने, इतना पानी निकाला वहां की धरती के अंदर तक, जो ग्राउंड लेवल था ना, ग्राउंड वाटर का जो ग्राउंड लेवल था, जो भूमिगत जल का जो लेवल था, स्तर था, वो नीचे चला गया। अब जो जो पानी हमने बोरिंग कर रखा था ना, वो नीचे के मोटर की ऊपर टंगी रहेगी। अब पानी कहाँ तक खींचेगी, वो चला गया ग्राउंड लेवल वाटर नीचे। क्यों? क्योंकि हमने इतने अधिक मात्रा में, इसके घर में भी ट्वेल लगा हुआ, उसके घर में भी, उसके घर में भी ट्वेल लगा हुआ, सबके खेतों में ट्वेल लगा हुआ, इतना पानी निकाला, बर्बाद कर दिया। मिहिर शाह की रिपोर्ट आई थी 2011 में, आया समझ, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब आगे पढ़ाऊंगा तुम, इसी संदर्भ में आई समझ में आई बात पानी को लेकर। अरे कई प्रकार की हमने टेक्नोलॉजी यूज कर ली, अब बचा ही नहीं पा रहे। हरित क्रांति का नुकसान है यो, कि हरित क्रांति का उपयोग तो, हरित क्रांति का फायदा तो सबको दिखाई दे। हाँ, अनाज हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, धान हुआ, चावल हुआ, धान चावल गेहूं, इन आज हम आत्मनिर्भर तो हो चुके। हमारे यहाँ जो खाद्यान्न की कमी थी, इस हरित क्रांति ने वो तो पूरी कर दी। आज हमारे यहाँ एफसीआई के अंदर गोदाम भरे पड़े हुए, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के अंदर गोदाम भरे पड़े हुए, सालों फ्री हम खाना भोजन बांटो जा। स्कीम चला दी हमने, पीडीएस स्कीम के तहत हम राशन कार्ड बांट रख के 8-8 दड़ी अनाज दे रहे। देंगे क्यों ना? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी में यही उग रहा, उग क्या रहा। लेकिन समस्या, लोगों को तो बस इसका फायदा दिखाई दे रहा कि हम अनाज में आत्मनिर्भर हो चुके। हम कैसे भूल सको वो दिन जब हम, जो पुराना अनाज भेजा गया था वहां से अमेरिका, तो सड़ा हुआ अनाज भेजा गया था, जो सुअर को डालते हैं ना अनाज, वो अनाज हमें भेजा गया था उन्होंने, सोच सकते हो। फिर हमने शास्त्री जी ने वो अनाज वापस करवाया, तब हमारे यहाँ MS जो स्वामीनाथन थे, उनके प्रयासों तो हरित क्रांति हुई। फिर हम उसके बाद कभी किसी तरफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट था हरित क्रांति का। लेकिन हरित क्रांति के नुकसान देखो क्या कहते। हरित क्रांति की वजह से ना, आया समझ में, भारत के अंदर उत्तर भारत का जो मैदान था, उसके जैसे हरित क्रांति हुई, उसका ये नुकसान हुआ कि वहाँ ना हरित क्रांति की वजह से ऐसी फसलें हम उगाने स्टार्ट कर दिए जिसके अंदर अधिक पानी की, अधिक सिंचाई की आवश्यकता हुआ करती थी, जैसे धान, गन्ना। समस्या क्या हुई? समस्या वही हुई, हमने फसल अवशिष्ट क्या हुआ, चावल उगाना हमने स्टार्ट कर दिया। चावल आया समझ, चावल मतलब धान कह सकते हो आप, धान उगाना स्टार्ट कर दिया हमने। और क्या, गन्ना, आया समझ, गन्ना उगाना स्टार्ट कर दिया हमने। और जब इनसे नतीजा क्या निकला, जो भूमिगत जल था ना, भूमिगत जल, वो नीचे चला गया। भूमिगत जो जल था वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया। उसका ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, उसका जो भूमिगत जल का जो स्तर नीचे चला गया। समझ में आया बात है? ये नतीजा हुआ उसका। समझ में आया बात है? और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन हम वही कारण देखेंगे जो प्रदूषण को नुकसान पहुंचा रहे। कारण तो बहुत सारे, समझ में आई बात है। प्रभाव तो उसका कहीं जगह पड़ा। हरित क्रांति का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कहीं एस्पेक्ट में पड़ा, सांस्कृतिक बहुत सारे हैं। लेकिन हरित क्रांति का एक प्रभाव प्रदूषण में भी पड़ा। प्रदूषण ही फैला। कैसे फैला? अब सुनो, हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ, हमने ऐसी फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता थी, और वो भूमिगत जल तक नीचे चला गया। चावल पैदा, धान उगाना स्टार्ट कर दिया हमने। धान को अधिक पानी चाहिए। जब अधिक पानी चाहिए, पहले तो हम मक्का उगाया करते थे, दालें उगाया करते थे, और दोमट मिट्टी के अंदर दालें उगाया करते, मक्का उगाया करते थे। उसे छोड़कर चावल पे चले गए हम। और चावल में क्या समस्या हो, उसकी जो मुंजी हो वह तो ठीक, और जो पराली हो ना उसको ऊपर तक काटना पड़ो, और जो कुछ अवशेष ना फिर वहीं बच जा, और वो पराली वहीं पड़ी रहती है। समझ नहीं बात है? अभी किसान क्या करते हैं, अब किसान पता क्या करते हैं, किसान एक ही काम करते हैं, इस पराली को लेकर जागा कौन, और काम भी हमारे किसी काम के नहीं है। 1 रुपए की माचिस की तिल्ली लाए, आए समझ में, और ऐसा कर रहा है, और इस आसान कोई काम नहीं है, धड़ देसी, और पूरी पराली जलाकर राख कर दिया पूरा खेत। उस तो देखो NO2 पराली वा अवशेष है, वो जीवाश्म DNA उसके अंदर, हर पेड़ के अंदर DNA हो, और DNA को जलाओगे ना NO2 गैस उत्पन्न होगी, और वह NO2 गैस ना ऊपर चलेगी। और पराली पता कब कटनी स्टार्ट हो? अक्टूबर-नवंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में जब पराली कटनी स्टार्ट हुआ, पराली को जलाएंगे। किसान के लिए इस आसान काम क्या हो सके? ऐसा समझ में, इस आसान क्या हो सके? इस आसान हो सके कुछ क्या? कोई चीज तकने के लिए आओ, चाहे कुछ बना देने के लिए, इस आसान कुछ नहीं हो सकता किसान के लिए। आया जो हमारे यहाँ का जो राजू मिस्त्री ना हो, राजू किसान हो, वो राजू किसान को इससे आसान कोई काम नहीं है। ऐसा करके यूँ करेगा बस, यूँ करने के बाद ना, समझ आई बात है, उसके यहाँ की तो समस्या, उसके खेत की समस्या तो सोल्व होगी। ऐसे पता नहीं कितने राजू होंगे, समझ की बात है, ऐसे पता नहीं कितने राजू, उसके खेत की समस्या को सोल्व होगे, उसका तो चलो होगा। समस्या क्या हुई, जो उसके अंदर तो NO2 निकली, वो जीवाश्म था यार, जला दिया तुमने उसे। लकड़ी भी जलाओगे, उसके अंदर भी समस्याएं हुई, NO2 गैस बाहर निकली, और पवने चली, जो व्यापारिक पवने आया समझ में, तुमको बताई थी, और वे ना पवने उसे खींच के दिल्ली की तरफ ले चली। आओ बेटा आओ, सर्दी का मौसम वैसा ही है, सर्दी का मौसम वैसा ही है। वहाँ पहले तो धुंध पड़ रही है, वो और बढ़नी स्टार्ट होगी।
ऐसा समझ में। और सर्दियों में खास बात हो, सूर्य का प्रकाश तो पहुंच नहीं पाता, जो धुंध हो ना वो नीचे तक ही जम कर रह जाती है। जो सल्फर वाला जो फोग हो ना वो उत्पन्न हो जा वहाँ। फोग दो प्रकार के हों, एक सल्फर युक्त जो फोग हो दिल्ली के अंदर वो उत्पन्न हो जा, और बस धुंध ही धुंध दिखाई दे, और समस्या पर समस्या बढ़ती चली जा। और दिल्ली के अंदर ना जो एक क्यों आई है 800 प्लस के आस भी पार भी चला जा, 400 प्लस के पार ही रहा हमेशा। और 400 प्लस को हमेशा कितना खतरा हो ये बताने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लासों में सब बता रखा। इतनी बुरी समस्याएं उत्पन्न रहती है। देखा मैं कहानी वहां से जोड़ कर लेकर आया, समझ में बात है। समझ भाई, इतना ब्रॉड माइंड चाहिए कि हम कहीं से भी लिख दें, सब चीज़ पढ़ी होनी चाहिए, फिर कहीं से भी लिख दोगे। बात समझ में आई। तो चावल हमने उगाया है ना, समस्या एक तो यह खड़ी कर ली उस मिट्टी के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके हमने ऐसी फसल का तैयार कर दी जो भर भर कर ज़्यादा गेहूँ, पहले 2 बोरी निकल थी अब 10 बोरी निकल। ऐसा बीज तैयार कर दिया ना, उसके अंदर ही 10 दाने पैदा होंगे, पहले 1 दाना निकल रहा था तो 10 बोरी निकलेगी भैया। दिक्कत क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके हमने क्या कर दिया, चावल उगाना स्टार्ट कर दिया और भूमिगत जल हमारा नीचे चला गया। ये हुई समस्या। और क्या हुआ, फसलों के अवशेष बन गए जिसका नाम था पराली और पत्ती। गन्ने तो पत्ती और वैसे क्या है पराली। अगर याद नहीं कर गए तो क्या उतार दी जाएगी। ठीक, क्या हुआ दूसरे नंबर पर? और क्या समस्या पता लग चुका कि जो फसल अवशिष्ट कैसे थे। दूसरे नंबर समझो, इससे समस्या पता कहाँ हुई, इन तक क्या क्या समस्या और भी हुई। समस्या पता क्या हुई? समस्या ये हुई जो मिट्टी थी ना हमारी, मिट्टी की जो लवणता थी, मिट्टी की जो लवणता थी वो कमजोर होगी। लवणता कम होगी उसकी, लवणता सॉल्टिटी बढ़ेगी, उसकी अक्षारीयता बढ़ गया ऐसा कह सकते हैं। लवणता बढ़ेगी मिट्टी की, आया समझ में। मिट्टी अक्षारी होगी, जब मिट्टी अक्षारी हो जाती है ना तो मिट्टी रहती है खराब। आया समझ में। जो उसकी पैदावार थी ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है। याद रखना बात। या एक समय तो तुम्हें फायदा देगी लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान दे देगी तुम्हें। अभी तो तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बना दो बीटी कपास, बना दो बीटी सरसों बना दो, नई नई फसल उगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पर लॉन्ग टर्म भविष्य में तुम्हारी यहाँ की मिट्टी खराब हो जाएगी। समझ नहीं बात है। उस मिट्टी को जो चाहिए था तुमने वो दिया ही नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके उसके अंदर दूसरा पौधा लगा दिया तुमने। ये गेहूं नहीं है, ये चावल है। नु कह रहे हम ना चावल ऐसे चावल पैदा कर रहे चाइना वाले, अब तो भारत में आ चुका। ऐसे समझ जो गोल्डन कलर का चावल हो वो उसको क्या करेंगे, ऐसी मिट्टी में जब डाल लेंगे वहाँ पानी पूरे साल भर पानी देने की जरूरत नहीं है इसमें। और धान की फसल को पानी चाहिए, नु कह रहे देने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा बीज तैयार करा है, ऐसे समझ, इसके अंदर तो डीएनए निकाल के इसमें जोड़ दिया। जो वहाँ फसल उगती थी ना, इस बंजर भूमि में जो फसल उगती थी वहाँ तो एक पौधा लेकर आए, उसके अंदर का डीएनए निकाला, इसके अंदर लगा दिया, इस वाले चावल के अंदर, और ये चावल अब जब वहीं उगेगा बंजर में ही। या टेक्नोलॉजी तो पढ़ाऊंगा तुम्हें, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तुम्हें। ऐसा ऐसा जुगाड़ चल रहा, समझ में आया बात है। ठीक, अभी कुछ दिन पहले एक सुअर का दिल ट्रांसफर करा, सुअर का दिल मनुष्य में ट्रांसफर करा, कुछ दिन पहले की बात है। सुअर के दिल को उठाएगा क्या? अच्छा, सुअर के दिल को मानव में ट्रांसफर करा, अभी यूट्यूब पर भी दिखा रहे थे उसको। समझ में आया? तो मिट्टी की लवणता ना वो बढ़ेगी, आया समझ में। अच्छा, मिट्टी की लवणता बढ़ेगी तो समस्या पता क्या हुई, वो मिट्टी खराब होने लगी। और आज भी ये दोमट मिट्टी, उत्तर भारत की सारी मिट्टी खराब हो रही। एक दिन तुम्हारी जो आने वाली जनरेशन है भूख की मरेगी वो। समझ में आया बात है, देख लेना। अभी तो ले लो क्या दिक्कत हो रही। और क्या हुआ, और क्या हुआ, और जानो क्या क्या हुआ। जो पानी था ना, जो पानी नीचे मौजूद था, इतना तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, पानी के अंदर आर्सेनिक और लेड की मात्रा तेजी के साथ बढ़नी स्टार्ट होगी। आर्सेनिक और लेड की मात्रा, जो पानी था ना, पानी के अंदर आर्सेनिक, आर्सेनिक और लेड, Pb, इन 2 तत्व थे, बहुत खतरनाक माना जाता है। अगर पानी के अंदर इनकी मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो जाए ना तो खतरनाक हो जाएं, और इनकी मात्रा बढ़नी स्टार्ट होगी और वहाँ का पानी भी खराब हो चुका। समझ में आई बात है। ले लो हरित क्रांति का मजा, समझ में आई बात है। MSN स्वामीनाथन की आत्मा भी दुखती होगी। समझ में आया बात है, इन्होंने क्या लेकर आया था। और भी देख लो, और भी तो पानी खराब हो चुका। पानी खराब ही नहीं हुआ, इतने पे नहीं बात चली, आया समझ में। सबसे बड़ी समस्या पराली जलाना, हमने पराली जलाना स्टार्ट कर दिया। फिर वहां से जो अवशेष बचे थे ना, यहाँ से क्या बचे थे अवशेष, जो हमारे अवशेष बचे थे, उन अवशेष जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं स्ट्रॉ, पराली, हाँ पराली बोलते हैं उसे। और यूपीएससी सवाल पूछा पराली जलाना तो कौन सी गैस निकलती है, समझ में बात है। मेथेन गैस, पिछले साल भी सवाल था मेथेन वाला। जो पराली ना इसे हम स्ट्रॉ बोलते हैं। इसे जलाओगे और जलाओगे ना, जलाने से पता क्या होगा, दिल्ली जैसे शहर प्रदूषित हो गए। आया समझ में।
दिल्ली जैसे प्रदूषित हो गए, दिल्ली वाले आरोप लगा रहे हैं पंजाब वाले पुराली जलाते हैं, ऐसे समझ में। और ये दिल्ली का AQI है ना, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स भाई साहब 800 के पास भी चला गया, लगभग 400 तो हमेशा प्लस ही रहा, 800 के पास भी पहुंच गया कभी कभी तो सर्दियों के मौसम में। इतनी बुरी हालत। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने पता क्या करा था, जो इन्होंने अपने लिए समाधान बनाया ना, उनके लिए समस्या आज ही खड़ी कर दी। पता क्यों खड़ी कर दी? अब समझो क्या हुआ था, क्या हुआ। अब जो फसल थी ना पंजाब के अंदर, पंजाब की सरकार ने कानून पास करा, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, लिखना नहीं हो, समझना पहले। पंजाब की सरकार ने कानून पास करा, सुनो, और कहा गया पंजाब की सरकार ने कि जो तुम फसल ना, जो फसल तुम यार पानी को बचाने के लिए, उन्होंने सोचा पानी बच जाएगा। अब एक जगह प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी, दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो पंजाब की सरकार ने सोचा बेटे पानी बहुत यूज हो रहा है, अब फसल को, धान की फसल को चाहिए पानी। उन्होंने कहा 2 महीने लेट, 2 महीना फसल लेट बोओ तुम, किसानों ने कहा। और जो पहले रोता पाएगा ना उसको उठाएंगे अंदर करेंगे फटाफट। 2009 की बात बता रहा हूँ मैं। 2009 में कहा गया, जो पंजाब के किसान थे ना, कौन थे पंजाब के किसान, उन्होंने कहा तू 2 महीने ना धान की जो फसल है, धान की क्या है फसल, उसे यार लेट कर दो तुम, आया समझ में, जो उसकी फसल है ना उसे लेट कर दो, 2 महीना लेट बो उस फसल को। जो 2 महीना लेट बोगे ना उस फसल को, पता क्या होगा, जो शुरू में तुमने फसल बोई, फसल धान की फसल कब बोई जाएगी, मार्च, धान की फसल बोई जाएगी मार्च अप्रैल के टाइम में जाकर, जून के टाइम में जाकर बोई जाएगी, अप्रैल के बाद मई जून। तो तुम ना अप्रैल में बोगे, अप्रैल छोड़ दो तुम, मई जून, तुम सिर्फ जुलाई में बो जाएगा, जुलाई, जैसे जुलाई में होंगे ना जाकर 2 महीने लेट कर दो तुम। जैसे 2 महीने लेट कर दोगे ना, जो शुरू में तुम्हें पहला बार पानी देना पड़ेगा वो बच जाएगा तुम्हारा, फिर जुलाई तक बोगे तो मानसून आ चुका होगा, बारिश हो जाएगी, है नहीं, धरती के जो अंदर तो तुम 12 पर पानी दो ना, वो बच जाएगा तुम्हारा पानी, एक पानी तुम्हारा बच जाएगा, लेट वही हो। सरकार, लोगों ने सोचा बात तो सही है यार, आया समझ में, फायदे की बात, लोगों ने ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया, आया समझ में। धान की फसल को ना 2 महीने लेट बोना स्टार्ट कर दिया। अब यही खास बात हो, लेट बोगे तो लेट काटोगे भी, आया समझ में। जो फसल में अक्टूबर से पहले नहीं काट देते ना, अक्टूबर के आसपास काट देते, अक्टूबर से पहले ही सितंबर में काटने स्टार्ट कर देते, अब अक्टूबर के लास्ट में कट ही जाएगा। और इधर से साइड में अक्टूबर जाएगा, और अक्टूबर तो साइड में आ ही जाएगा, और जैसे अक्टूबर आगा तो फिर सर्दियाँ भी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर नवंबर आ जाएगा, और नवंबर आ जाएगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, धूप नहीं आने का, जो धूप नहीं आने की तो कोहरा छा जाएगा, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो कानून था ना, ये भी बहुत बड़ी अड़चने पैदा कर रहा है, पंजाब सरकार के कानून आए, ये तो बहुत अड़चने पैदा कर दी इसने, क्योंकि उधर से जो धुआं था वो चलेगा। अगर गर्मी होती, पुराली जलाते भी में, तो पुराली का जो धुआं था ना वो ऊपर भाग जाता, दिल्ली के अंदर लो की नहीं था, वो लोक हो चुका है धुआं, क्यों, क्योंकि गर्मी थी। अब इन्होंने फसल 2 महीने लेट कर दी, 2 महीने लेट काटेंगे, फिर जब 2 महीने लेट काटेंगे फसल तो फिर क्या होगा, इनके पास पराली को फिर जलाएंगे वहां अक्टूबर नवंबर में जाकर, इतना वहां धुंध पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, और धुंध जब पड़नी स्टार्ट हो जाएगी वो फिर दिल्ली के वातावरण में छाना स्टार्ट हो जाएगा, अब फिर ऊपर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि अब गर्मी नहीं है। और गर्मी में थोड़े प्रदूषण हो, प्रदूषण कब हो, सर्दी में हो प्रदूषण, तो बात तो समझ में ही। यानी पंजाब सरकार का जो दोबारा, पंजाब सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए जो कानून बनाया गया था, वो ही प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या। यानी पंजाब सरकार का जो किसानों के लिए कानून है ना, वही प्रदूषण है। हम तो सही कहेंगे ना, अब तो वही प्रदूषण है, समझने की बात है। उससे ही समस्या खड़ी कर दी, एक एडिटोरियल राइटर ने सही लिख रखा था समझ में बात है, सही लिख रखी थी बात है, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत। चलो अब सवाल है, फिर करा क्या जाना चाहिए, समस्या तो है, करे क्या, क्या क्या करना है, छुट्टे करो, अब मेरी भी सुन लो। यूपीएससी क्लास में बैठ कर ना, जिस बच्चे को छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, वो तैयार नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर सीरियसनेस नहीं है, रिलेटिव बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्यूचर को नहीं सोच रहा, वो प्रेजेंट को सोच रहा। और यूपीएससी की खास बात पता क्या है, उसमें फ्यूचर को और प्रेजेंट को दोनों के साथ में लेकर चलना पड़ेगा। प्रेजेंट को कर दो इग्नोर, फ्यूचर के बारे में सोचो, इस क्या सिलेबस पूरा होगा, और होगा तो फिर कितनी देर पढ़ना होगा। जो मेरे अंदर सीरियसनेस अब है ना, ये तेरे अंदर 7 साल बाद आ गई, जैसे भी छुट्टी चाहिए, समझ में आया बात है। मैं तो कर दूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आया बात है। और बताइए छुट्टी चाहिए, समझ में आया बात समझ में आई।
हाँ बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद क्या हुआ वो अपनी कहानी कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम नहीं रहे। कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो।